अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत करम है। सबसे पहले तो आपको आपकी 50वीं सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे ताकि आप इसी तरीके से लोगों की और रियल्टर्स की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहें। आपकी नेक तमन्ना और खुलूस का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा कर रहा हूँ और आगे भी अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ कि सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत के साथ जितनी ज़िंदगी है वो लोगों को सर्व करने में इस्तेमाल हो। 2 दिसंबर को एनएन की AGM होने जा रही है। इस हवाले से आपकी काबीना ने क्या क्या इकदाम किए हैं? हमारी AGM अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एंगेज होने की है, जो मुनक्किद होने जा रही है। और उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी 2 साल की जो कारकर्दगी रही है वो भी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो हम इस दफ़ा जिस तरीके से AGM करने जा रहे हैं, जिसका मेन कॉज है कि तमाम लोगों की राय को अहमियत दी जाएगी, मलूज़ खातिर रखी जाएगी, एहतराम, मसावत और सबको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो राय हाँ में हो, ना में हो, इख्तलाफ में हो, लेकिन राय सबकी जो है वो अहमियत रखेगी और सबके बात को अहमियत दी जाएगी। पिछले 2 सालों में आपकी एसोसिएशन का सफ़र कैसा रहा और इसमें आप रियल्टर्स के लिए क्या बेहतरी ला सके? इन 2 सालों के अंदर हमने एक बैनर के नीचे काम किया। वो बैनर था हमारा एसोसिएशन का, एनएन का। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों में हमारे 13 लोगों में किसी भी किस्म का कोई भी नज़रियाती या अमली इख्तलाफ सामने नहीं आया। हमें तमाम काम बाहमी मुशावरत के साथ एक दूसरे की राय को मुकद्दम रखते हुए किए। अप्रैल 2022 के बाद अगर आप दीगर इलाकों का रुख करें, सरजानी, स्कीम 33, मेहमार, बहरिया, DHA सिटी, DHA, अगर आप इन जगहों पे जाके पता करें तो यहाँ कारोबार इन 2 सालों में ना होने जैसा रह गया। लेकिन मैं आपको यकीन से ये बात कहने का हक रखता हूँ कि इन 2 सालों में अल्लाह का शुक्र है कि नौजवान के अंदर कारोबार बेहतर से बेहतर हुआ, प्राइजेस भी अप्रिशिएट हुई, यहाँ पे लोगों के अच्छे काम भी हुए। कारोबार के हवाले से हमने यहाँ पर एफर्ट्स भी की, प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हम अपने ख्वाहिश के बावजूद भी नहीं करा पाए, जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट था जो कि हमारा पूरा इरादा था कराने का, हम नहीं करा पाए, जिसके लिए मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो बड़ा मलाल भी है। लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी और अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला अगले टर्नओवर में उसको बेहतरीन तरीके से कराएंगे। मुकम्मल ज़ात किसी की भी नहीं होती, ना कोई मुकम्मल इदारा होता है। इंसान खामी, कमी, कोताहियों का एक मजमूआ होता है। इन 2 सालों के अंदर वेलफेयर के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं? आपको याद होगा कि जब मैंने पिछले इलेक्शन में अपने मंशूर के अंदर एक बात की थी कि मैंने ज़ाती हैसियत में एक फ़ंड को मुख्तस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उस फंड के हवाले से चूँकि वेलफेयर का जो बेनिफिशरी होता है उसकी इज़्ज़त नफ्स को बहुत ज़्यादा मुकद्दम रखना है, सामने मद्देनज़र रखना है कि उसको सामने नहीं लाया जा सकता। ये उस शख्स का और अल्लाह का और हमारा मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बीमारी के ऑपरेशन के हवाले से लेकर बच्चों की फ़ीस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, शादी बच्चों की, ऑफिस के रेंट, बिजली के बिल, बच्चों के जो दीगर इश्यूज़ होते हैं उसमें, और हमारे कुछ दोस्त जो मुसलसल माली परेशानी का शिकार है उनकी मुसलसल माली इमदाद, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको पूरे एजेंडे को, टास्क को मुकम्मल किया। ये सिर्फ आपकी नियत और अल्लाह से जुड़ा हुआ मामला है और वो शख्स जानता है जिसको इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हुआ है। कभी सियासत में आकर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का सोचा है या ऐसा कोई इरादा है? इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने ऐसा कोई मौका दिया बाइज़्ज़त तरीके से जिसमें मुझे लगता है कि जहाँ लोगों की खिदमत की जा सके, जहाँ लोगों के उनके मसाइल को हल करने के लिए आपके पास कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा हो तो बिल्कुल इस रास्तों को मैं अख्तियार करूँगा। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि जितने भी रियल एस्टेट में लोग अपनी जायदाद को खरीदने की दिलचस्पी रखते हैं उनका फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि आप किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी से महफूज रहेंगे कि खुदा न खासा कोई बेनामी जायदाद के ज़ुमरे में आपकी जायदाद नहीं आएगी। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान के एक बेहतरीन किस्म के शहरी में शुमार होंगे। रियासत को आप टैक्स देंगे, रियासत के हाथ मजबूत करेंगे और आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होगा, आपकी वेल्थ मेंटेन होगी और आपके ऊपर नॉन फाइलर जिसके ऊपर टैक्स की शरह खरीदार के ऊपर 10.5% है और बेचने वाले के ऊपर 6.5% है, उस शरह से भी आप पीछे आएंगे। 7E के नाम से जो हुकूमत की तरफ से एक नया टैक्स लगा दिया गया है, इस पर रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या असरात मुरतब होंगे? इस हवाले से पंजाब के अंदर जो है वो वहाँ की बिजनेस एसोसिएशन जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट से रिव्यू किया और हाई कोर्ट ने इस 7E के सेक्शन को जो है वो एबॉलिश किया और FBI ने उस एबॉलिशन के ऑर्डर के बाद जो है वो पंजाब के हवाले से इसको मुअत्तल कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर ये चीज़ आज भी नाफिजुल अमल है, लेकिन बहरिया और DHA के अंदर ये शुरू दिन से लिया जा रहा था और नौताबाद के अंदर इस चीज़ के ऊपर बगैर 7E की सर्टिफिकेट पे काम हो रहा था। लेकिन अब पिछले कोई 1 हफ्ते से 7E के सर्टिफिकेट के ऊपर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन FBI की तरफ से आ गया है, तो जिसकी बुनियाद पर अब 7E का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है रजिस्ट्री के ऊपर।
लेकिन इससे कारोबार को यकीनन जो है वो रुकावट पेश आई है, और ये रुकावट ऐसी है कि डिफेंस जैसे बड़े इलाके में काम जो है वो इंतहाई शदीद मुतासर हुआ, वहाँ के लोगों का रोजगार मुतासर हुआ। और मैं समझता हूँ कि जहाँ दीगर इतने सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, तो 7E का सेक्शन का जो टैक्स है वो एक बिल्कुल बिला जवाज और गैर मुनसिफाना टैक्स है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसके भी अगेंस्ट आता है। तो 7E का जो सेक्शन है इसका इतलाक फिलफौर ख़त्म करना चाहिए बिहार को, और जिस तरीके से पैटर्न के ऊपर जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, ट्रांसफर्स हो रही हैं, उसी को दोबारा से बहाल करके कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अक्सर पार्टीज या क्लाइंट रियल एस्टेट एजेंट को 2% कमीशन नहीं दे पाती, इससे रियल एस्टेट एजेंट को क्या नुकसान होते हैं? अगर कोई भी क्लाइंट अगर कमीशन देने से इनकारी करता है तो वो तो उसकी माशी कत्ल है किसी भी स्टेट एजेंट का। तो इस महंगाई के दौर में 2% कमीशन यकीनन वो राइट रखता है, एक डील को मुकम्मल कराने के बाद उसका हक बनता है कि वो 2% कमीशन अपने क्लाइंट से मांगे। और क्लाइंट को भी जो कि करोड़ों रुपए की जायदाद, चूंकि जिन इलाकों में हम काम करते हैं यहाँ जायदाद शुरू ही करोड़ों से होती है, और उसकी एक पूरी जिम्मेदारी आप एक एस्टेट एजेंट के सुपुर्द करते हैं, अपने तमाम पेमेंट की अदायगी का जिम्मेदार आप उस एस्टेट एजेंट को करार देते हैं, उसके कानूनी मामला का जिम्मेदार आप उस रियल एस्टेट एजेंट को करार देते हैं। तो उसके बदले में 2% कमीशन देना और सारी डील को एक शख्स की जिम्मेदारी देकर उसको इस चीज़ का जिम्मेदार बना देना, इसके अवज में 2% कमीशन उसका जायज़ हक बनता है, जो कि हर क्लाइंट को देना चाहिए। नॉर्थ औरंगाबाद में इन 2 सालों के अंदर हमने एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश की है, लोगों को मैसेज भी कन्वे हुआ है, जो नॉर्थ औरंगाबाद की हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको भी हमने बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को कन्वे किया है। हमारे स्टेट एजेंट भी इस चीज़ को लेकर, इस फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रेंट की कमीशन के हवाले से जो हमने रूल आते ही है कि हमने नोटिफिकेशन पूरी काबिना की मंजूरी से नाफिजुल अमल किया था, जिसको पूरे कराची में दीगर तमाम एसोसिएशन ने भी बहुत सराहा, और वो था कि किराए के काम में दोनों तरफ से कमीशन लेने का मामला, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज नॉर्थ औरंगाबाद में हमारे 60% से ज़्यादा लोग जो है आज वो अपने दोनों साइडों से कमीशन हासिल कर रहे हैं। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो भी आने वाली काबीना है वो भी इस पर अमल कराएगी, तो ये बात 100% तक चली जाएगी। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए 2% कमीशन का एक नोटिफिकेशन बाकायदा सर्टिफिकेट की शक्ल में अपने तमाम ऑफिस में अपनी काबीना की पूरी मुशतरका मंजूरी के बाद लोगों को मुहैया किया है। अक्सर बिल्डर हजरात कोई भी नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं, डिलीवरी का जब टाइम आता है तो उसमें 6-6 साल, 7-7 साल, बाद औकात तो 8-8 साल तक लगा देते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहत होती है? अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसका माल देर से बिकता है, और जब माल बिकने के बाद उसके पास कंस्ट्रक्शन का अमाउंट जैसे जैसे आता जाता है वो उससे उसको तामीर करता है, या रिकवरीज के अंदर डिले होता है तो प्रोजेक्ट डिले होता है। एक वजह तो मुझे ये समझ में आती है। दूसरी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने प्रोजेक्ट से पैसे निकाल कर कंस्ट्रक्शन के बजाय दूसरा प्लॉट खरीद के रख देते हैं, और उसके बाद वो तामीरात का पैसा किसी दूसरे प्लॉट में या किसी प्रोजेक्ट में एंगेज कर देते हैं, और फिर वो प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो जाता है। मुझे ये 2 वजह समझ में आती हैं। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती है? आपको मैं याद दिलाते चलूँ कि जब हमने हल्फ उठाया था तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो हमने उस वक्त एक बहुत ज़्यादा चीज़ें अरूज पे पहुंच गई थी, तो हमने एसोसिएशन की तरफ से जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन ने एंटी करप्शन को और सीनियर मेंबर बोर्ड को एक लेटर लिखा था कि जी रिश्वत सतानी का यहाँ पे अमल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके बदौलत जो है वो रिश्वत लेने वालों को थोड़ा सा डर खौफ महसूस हुआ, और बकाया 2 साल में उस लेटर की अहमियत थी वो बरकरार रही, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ रिश्वत नहीं मांगी गई। कुछ कामों के अंदर इश्यूज़ आए और उन इश्यूज़ को हमेशा जाके हमने फेसअप किया। केडीए की जहाँ तक बात है, केडीए में डीजी इतनी जल्दी तब्दील होते रहे और वो सिस्टम के तहत जो है वो काम करते रहे, तो उन्होंने लोगों को तंग किया, लेकिन बहरहाल फिर भी लोगों के काम हुए। इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि जो रिश्वत का निज़ाम है, हम इसके खिलाफ, मैं या कोई भी इदारा, कोई भी एसोसिएशन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकाल सकी है। आबाद एसोसिएशन इस वक्त बिल्डर्स के लिए क्या अहम इक़दाम कर रही है, अगर हम खुसूसन कराची की बात करें तो? रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आबाद का एक अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस प्लेटफॉर्म से जो आबाद के मेंबरान हैं उनको बहुत शेल्टर दिया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। जो लीगल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर आबाद जो है वो जो भी उनकी जिम्मेदारान होते हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त आबाद ने रियल एस्टेट एजेंट को अपने मसाइल में इन्वॉल्व किया। जैसे नस्ला टावर का एक वाक़या हुआ, उसमें रियल्टर्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया, या दीगर और किसी जहाँ वाटर बोर्ड के एनओसीज के हवाले से जब नक्शाजात रोके गए थे तो उसमें भी रियल्टर्स को इन्वॉल्व किया। लेकिन जब हमारा 7E का मसला आया तो हमें आबाद का कोई रोल सामने नजर नहीं आया, जिसकी वजह से हमें इस चीज़ से बड़ा अफसोस भी हुआ और बहुत सेटबैक भी हुआ। आपको ज़रूरत होती है तो आप उन्हें बुलाते हैं, अपने साथ एंगेज करते हैं, लेकिन जब रियल्टर्स को आपकी ज़रूरत हुई तो आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे 7E के हवाले से अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि आपको ये फैसिलिटी मिली कि आप BNF BP के अंदर अपने आप को फैसिलिटेट करा लें तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। बीइंग अ बिल्डर और डेवलपर और रियल्टर ये एक पार्ट है
एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो आपको हमें इस मरहले पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, कि जो कि आपने साथ नहीं दिया। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर पे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होने जा रही थी, लेकिन हो नहीं सकी। पिछले दिनों जब ये बजट के हवाले से राय ली जा रही थी 21 और 22 के बजट में, एक ऑल कराची के प्लेटफॉर्म से मैंने जब कैटेगरी नॉर्थ अहमदाबाद की कैटेगरी 1 से 2 में कन्वर्ट कराई थी, तो इस बजट में FBR के हवाले से ये बात आ रही थी, इसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा नॉर्थ अहमदाबाद की प्राइस को। तो जिसमें हमने 3 मीटिंग की Tier 2 के हवाले से, और उनके साथ हम मिले, हमने सजेशंस दिए, उनको इस बात पर कन्विंस किया। मैं और मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर सईद साहब, हमने उसके हवाले से 3 माह मीटिंग की और नॉर्थ अहमदाबाद की जो करंट सिचुएशन है इसी को मेंटेन करने पे उनको कन्विंस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस की जो है वो अप्रिसिएशन भी जो है वो नहीं आगे इम्प्रूव हुई, और कैटेगरी को वापस 2 से 1 में ले जाने वाली जो बात हो रही थी उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर स्टैंड करवाया। नॉर्थ अहमदाबाद को कैटेगरी 2 में जो शिफ्ट हुई थी उसे में मेंटेन किया। सरमायाकारी के हिसाब से इस वक्त कराची के अंदर कौन कौन से इलाके अहम हैं? मेरी नज़र में ये है कि सरमाकारी के हवाले से जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरी राय से लोग इख्तलाफ करें, इस वक्त बहरिया में बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस है वो डाउनफॉल हैं, और ये बेहतरीन बाइंग टाइम है कि लोग अगर एज ए इन्वेस्टमेंट अगर अपने सरमायाकारी करना चाहते हैं तो बहरिया के अंदर इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइसेस 30-40 कहीं 50% भी कट डाउन हुए हैं। और उसके अलावा नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर जो अच्छे ब्रांड के प्रोजेक्ट आ रहे हैं या आएंगे, तो वो भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्थ अहमदाबाद एक ब्रांड है, तो यहाँ जो भी चीज़ आती है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होती है। तो नॉर्थ अहमदाबाद में भी नए आने वाले प्रोजेक्ट में अगर आप सरमायाकारी करें तो वो आपको आने वाले वक्तों में यकीनी नफ़ा भी देके जाएगा। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 4 सालों के अंदर नॉर्थ अहमदाबाद में बहुत ज्यादा तरक्याती काम देखने में आ रहे हैं, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? ज़िला बस्ती जो है वो कराची का सबसे गुंजान आबाद इलाका है, और इसमें आबादी और इसमें जो यहाँ की इकॉनमी है, और यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता है जो FBR को जाता है, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि ज़िला बस्ती का एक इलाका है जहाँ का टैक्स का रेशो लाहौर के चंद बड़े बाज़ारों से ज़्यादा है। तो यहाँ से जितना टैक्स लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और फेडरल गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, उसके मुकाबले में जो काम हमने देखा है ये पिनट है, ये कुछ भी नहीं है। हमारा ज़िला बस्ती या नॉर्थ अहमदाबाद इससे कहीं ज़्यादा 200 गुना 400 गुना ज़्यादा डिजर्व करता है। पिछले 9 सालों में नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, आज अगर हुए भी हैं तो ये किसी किस्म का कोई एहसान नहीं है। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? पुराने घरों की कीमतें नॉर्थ अहमदाबाद में तो बिल्कुल बढ़ी हैं। जो प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ की बिक रही है वो आज से 1 साल पहले 4 करोड़ रुपए की बिक रही थी। तामीरात का मसला नहीं है, मसला ये कि नॉर्थ अहमदाबाद एक इंतहाई गुलशान आबाद इलाका है, और यहाँ नए प्लॉट तो मुहैया नहीं होते, पुराने घर होते हैं जिनको तोड़ के लोग नया घर बनाते हैं। तो उस हिसाब से पुराने घर की कीमतें बढ़नी चाहिए नहीं, बल्कि बढ़ी हैं, और मज़ीद बढ़ने की तरफ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम आजकल देख रहे हैं कि एसोसिएशनें तो बन जाती हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद या कुछ महीने बाद उनके दरमियान ओहदों की एक जंग हो रही होती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कोई भी एसोसिएशन अगर वो मारज़ वजूद में आती है कराची के किसी भी इलाके में, तो यकीनन वो पहले दफ़ा वो एडहॉक के तौर पे ही सामने आती है, और उसके बाद उसका एक अपना आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम जो है वो कराची में जॉइंट स्टॉक से रजिस्टर्ड होता है। जो कायदे कवानीन आप तय करते हैं तो उसके मुताबिक आप अपना इलेक्शन करवाएं, मेंबर साजी करें, और फिर लोगों को इंगेज कर कर एक अच्छा गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमीशन तयन करके इलेक्शन की तरफ जाएं। देखिए, हर चीज़ जो है वो उसके अच्छे या बुरे का तयन आपके तर्ज अमल के ऊपर होता है कि आप क्या तर्ज अमल अख्तियार करते हैं। ओहदों की जंग यकीनन ओहदा हासिल करने के लिए जो शख्स अपने आप को सयाल समझता है तो वो कोशिश भी करता है, लेकिन तय ये करना है कि आपकी कोशिश किस अंदाज में किस रास्ते पे हो रही है। नॉर्थ अहमदाबाद एसोसिएशन बिलाशुबा कराची में डेफ एरिया के बाद वो वाहिद जमात है या वो वाहिद एसोसिएशन है जिसने अपने रियल्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं। आप जो नई एसोसिएशंस आ रही हैं उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। आप समेत जितने भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता हैं, चाहे वो हमारी दीगर एसोसिएशन हैं, डेफ एरिया है, फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान है, या ऑल कराची है, या इसके अलावा वो इस बात को सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम करती हैं कि डेफ एरिया जैसी मुनज़्ज़म और इंतहाई सीनियर एसोसिएशन जिसको आज वजूद में आए हुए 30 साल का अरसा हो गया, उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है पूरे पाकिस्तान में कराची के हवाले से तो वो नॉर्थ अहमदाबाद की एसोसिएशन यानी हमारी NN एरिया का नाम लिया जाता है। मेरे अलावा जो हमारे ज़ुबैर रशीद साहब चेयरमैन आए, या इन 4 टर्नओवरों में मैं 3 दफ़ा चेयरमैन ना हूँ, ये मेरा तीसरा टर्नओवर मुकम्मल होने जा रहा है, तो सबसे बड़ा तो हमारे लिए क्रेडिट ये है कि 8 साल के मुख्तसर अरसे में हमने कराची के अंदर अपनी एसोसिएशन को दूसरी बड़ी मुनज़्ज़म बेहतरीन मंशूर के तहत चलने वाली, डेकोरम को मेंटेन करते हुए, हायरार्की को मेंटेन करते हुए चलने वाली एसोसिएशन के तौर पर तस्लीम करवाया, मनवाया। तो इसके हवाले से मैं जो दीगर एसोसिएशन हैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा
कि सबसे पहले तो अपने जितने भी एसोसिएट मेंबर हैं इनकी मेंबर साजी को मुकम्मल करके इनको रजिस्टर्ड करें अपनी एसोसिएशन के साथ, और अपने बाकायदा जो 2 साल में एक जनरल इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन की तरफ जाएं। ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में किसी भी किस्म की कोई ओहदों का तयन ना करें, जो जमहूरी तकाज़े उनको पूरा करते हुए एक लोगों की राय से काबीना को मुंतखब करें और उनको फिर परफॉर्म करने के लिए आगे लेकर आएँ।